नमस्कार दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 64th क्लास ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। ये 64वीं क्लास में हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी विथ वन पॉइंट फिक्स। ठीक है ना, कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एक रिजिड बॉडी की जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होगा। ठीक है ना, एक पॉइंट फिक्स कर देंगे। जैसे ये ओ पॉइंट इसमें फिक्स किया है, ये ओ पॉइंट फिक्स किया है और इसके अबाउट एक एक्सिस पास कर देंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट एक एक्सिस पास कर देंगे। सपोज़ ये वाली वो एक्सिस है जो पास की हमने। ठीक है ना, ये पॉइंट ओ से। ठीक है ना, तो ये जो एक्सिस पास की है इस पॉइंट ओ से, दिस इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ठीक है ना, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस बोलते हैं। ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है ना। हाँ, अब मैं क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि लेक्चर नंबर 17 और 16 जो है, ठीक है ना, लेक्चर 17 लेक्चर 16 वो वाले उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे 16, 17, 18 लेक्चर में। ठीक है ना, वो वाले कॉन्सेप्ट इस वाले पार्ट में काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो एवरी क्लास इज़ इंटरकनेक्टेड। 16वां, 17वां, 18वां लेक्चर नहीं देखा होगा बिंज वॉच करते हुए किसी भी, मतलब जैसे टीवी सीरीज़ नहीं होती, कोई भी देख लो, कोई भी बीच का कोई भी एपिसोड देख लो, उस टाइप का करोगे तो यू वॉन्ट बी बेनिफिटेड एट ऑल। ठीक है ना, लिख के ले लो। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा लेक्चर है ये बताइए मुझे? 64th लेक्चर है। अब ये 64th लेक्चर में 17वां, 18वां और 16वें लेक्चर का काम पड़ने वाला है। और आप सीधे इस पे अगर आ रहे हो और फिर बोलोगे कि सर समझ नहीं आया, तो आई कांट हेल्प। वो आपको खुद को हेल्प करना होगा, खुद की। ठीक है ना, क्योंकि भगवान भी सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। ठीक है ना, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप बीच में आओगे, बीच में आओगे, कोई भी एपिसोड में कूद जाओगे, कोई काठमांडू कनेक्शन देख रहे हो समझो आप। ठीक है ना, समझो आपकी इच्छा हुई आप काठमांडू कनेक्शन देख रहे हो, तो क्या काठमांडू कनेक्शन क्या किसी भी बीच में चले जाओगे क्या? हाँ, पता चला 10वें एपिसोड से, या फिर हर्षद मेहता का स्कैम देखते हो तो क्या एपिसोड 1 से देखते हो ना भाई, एपिसोड 10 से देखते हो क्या? तो सीधी सी बात है, एपिसोड 1 से देखोगे तो समझ में आएगा, एपिसोड 10 से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। वैसा ही इसका है। अभी इसमें ये 64th क्लास चालू है ना, अभी ये देखो, अभी 428 क्लास तक जाएंगे हम। ठीक है ना, और ये तुमको प्रूफ देगा जब ये 428 क्लासेस लगेंगी पेपर 1 के लिए। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी की क्लासेस? 428 क्लासेस। ठीक है ना, एंड पेपर 2 फॉर 100% कवरेज ऑफ सिलेबस दिस मैनी क्लासेस आर रिक्वायर्ड, एंड पेपर 2 अप्रॉक्सीमेटली 578 क्लासेस विल बी रिक्वायर्ड। ओके, आई हैव ऑलरेडी मैसेज यू ऑन द टेलीग्राम रिगार्डिंग दिस। ठीक है ना, तो देखना अभी तो 64 लेक्चर पे आते आते भीड़ कम हो गई है। 428 पे आते तक की इतनी भीड़ कम हो जाएगी कि 1 या 2 ही लोग बचेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना दोस्तों कि कंपटीशन नाम की चीज़ है ही नहीं। वो जो कंपटीशन का हवा बना के रखा हुआ है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। एक्चुअली देयर इज़ नो कंपटीशन एट ऑल। अगर आप 428 लेक्चर की लेक्चर सीरीज़ बना रहे हो और 428वें लेक्चर पे मात्र 2 लोग हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि कंपटीशन नाम की चीज़ है ही नहीं। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन 428वें लेक्चर तक टिकता है, कौन रेगुलरली देखता है, सीक्वेंस में देखता है। ठीक है ना, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बाकी जो ऐसा कर रहा है कि लेक्चर 2 देख लिया, फिर मन हुआ तो लेक्चर नंबर 63 देख लिया, फिर बाद में लेक्चर नंबर 39 पे चले गए, फिर 33 पे चले गए, फिर 23 पे, ऐसा करोगे तो देयर इज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा करने पे कब फ़ायदा है? ये जो है ये लेक्चर नंबर 33 चले गए, उसके बाद में 38 चले गए, उसके बाद में 63 आ गए, फिर 23 चले गए। ऐसा रैंडमली देखने में कब फ़ायदा है वो भी सुन लो। सिर्फ तब फ़ायदा है जब आप ऑलरेडी कोई फिज़िक्स ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करके अगर बैठे हो तो रैंडमली कोई भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना, प्रोवाइडेड आपने कोचिंग में पूरा ही ऑफलाइन मोड में फिज़िक्स ऑप्शनल पूरा ही पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, अगर ऐसी बात है तो आप रैंडमली कोई भी वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ कि आप कोई भी रैंडमली वीडियो देखें। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये जो है वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी विथ 1 पॉइंट फिक्स। ठीक है ना, व्हेन अ बॉडी इज़ फिक्स्ड एट 1 पॉइंट। ठीक है ना, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया भाई साहब, ये एक्सिस पास करवा दी, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ठीक है ना, तो व्हेन अ बॉडी इज फिक्स्ड एट 1 पॉइंट देन इट इज़ इन द स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन। ठीक है ना, प्योर रोटेशन की स्टेट में क्लियरली देख सकते हो इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। पॉइंट पी कुछ ऐसा सर्कल बना रहा है। ठीक है ना, 3 डायमेंशन में इमेजिन करें कृपया। ठीक है,
2 डायमेंशन में नहीं, 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है कि ये ऐसा गया है और ये ऐसा है। ये जो सर्कल है ये आपके मोबाइल के प्लेन के पीछे है, ये आपके मोबाइल के प्लेन के आगे है, ये आपके मोबाइल के प्लेन पे है, ये आपके मोबाइल के प्लेन पे है और ये लाइन आपके मोबाइल के प्लेन पे है। ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसा इमेजिन करते हैं उसको, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये 3D में इमेजिन करना है, ठीक है ना। तो देखो, तो बॉडी फिक्स कर दी है पॉइंट ओ पे और पॉइंट ओ से एक्सिस पास करवा दी है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है ना। और ये इस तरीके का सर्कल यहाँ बना रही है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट पी है, ये ओरिजिन से आर पोजीशन वेक्टर पे है सपोज, ठीक है ना। ओरिजिन से आर पोजीशन वेक्टर पे आपका पॉइंट पी है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट देन इट इज इन द स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन की स्टेट पे है, एक पॉइंट फिक्स कर दिया आपने बॉडी का। क्यों प्योर रोटेशन की स्टेट में? क्योंकि आप एक बात समझ लो कि आपकी कोई रिजिड बॉडी है सपोज और आपने उसका एक पॉइंट फिक्स किया है, ठीक है ना। समझो आपका मोबाइल ही वो 3D ऑब्जेक्ट है, तो मोबाइल को क्या करो कि अपने उंगलियों से पकड़ो, ठीक है ना। तो मोबाइल को उंगलियों से पकड़ोगे तो एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा आपके मोबाइल का और उसी फिर फिक्स पॉइंट के अबाउट आपका जो मोबाइल है वो रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो कि ट्रांसलेटरी मोशन कर पाएगा क्या आपका मोबाइल? नो, आपका मोबाइल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। अब आप अगर वो आप उंगलियों सहित मोबाइल को हिलाते हो, जैसे आपने यहाँ उंगलियों से ऐसा पकड़ा है, ठीक है ना। तो 2 उंगलियों से फिक्स पॉइंट पे मोबाइल को पकड़ने के बाद अगर आप ऐसा करते हो कि नहीं सर मैं तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी करा सकता हूँ, तो नहीं करा सकते बेटा। पॉइंट फिक्स्ड नहीं रहेगा, फिर पॉइंट वोंट बी फिक्स्ड, पॉइंट मूविंग वाला हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? पॉइंट मूविंग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों पॉइंट मूविंग हो जाएगा? क्योंकि आपने उंगलियां मूव करा दी तो पॉइंट भी आपके उंगलियों के साथ साथ मूव कर गया। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या बोला है यहाँ पे? फिक्स्ड एट 1 पॉइंट बोला है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एट 1 पॉइंट बोला है तो फिक्स रखना है उसको, पॉइंट को। अब एक पॉइंट जैसे ही फिक्स करोगे रिजिड बॉडी का तो ऑब्वियस सी बात है वो ओनली रोटेशन के लिए फ्री रहेगी। वो बॉडी रोटेशन के लिए फ्री रहेगी मतलब किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हो, ठीक है ना। ऐसी रोटेट कर सकती है, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसी रोटेट कर सकती है, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसी रोटेट कर सकती है, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसी रोटेट कर सकती है, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसी रोटेट कर सकती है, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसी, मतलब जैसा चाहे वैसा। बस ये पॉइंट फिक्स रहना चाहिए स्पेस में, ये रोटेट भी नहीं करना चाहिए और ट्रांसलेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये काला पॉइंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो व्हेन अ बॉडी इज फिक्स्ड एट 1 पॉइंट देन इट इज़ इन द स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन की स्टेट में आ जाएगी बॉडी, ठीक है ना। 3D में इमेजिन हुआ भी होगा कुछ बच्चों को, या ऑलमोस्ट 50-60% बच्चों को तो हुआ ही होगा, ठीक है ना। तो लेट पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड, ठीक है ना। ये रिजिड बॉडी का पॉइंट फिक्स्ड है। देन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी विल बी रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस थ्रू ओ, ठीक है ना। वही तो लिखा है, बॉडी विल बी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस passing through the instantaneous point O, instantaneous axis passing through the fixed point O, ठीक है ना। P is a particle having position vector R, position vector R है point P का with respect to O, ठीक है, ठीक है ना। Consider a reference frame fixed in space, ठीक है ना, ठीक है। Consider a reference frame fixed in space called as inertial frame having origin at O, ठीक है ना। Also consider another frame rotating with angular velocity omega having origin at O, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब, ठीक है। देखिए वो क्या बोल रहा है, आपको 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यहाँ कंसीडर करनी है, ठीक है। मान लीजिए आपकी बॉडी ऐसी रोटेट कर रही है ना, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो आपको एक यहाँ पे एक XYZ एक्सिस का कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है, ठीक है, जो इसी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है जिससे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी वेलोसिटी से जो रोटेट कर रहा है उसको मान लिया मैंने X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम। सो दैट विल बी वॉट? नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। और इनर्शियल फ्रेम कौन सी होगी? जो स्टेशनरी होगी। स्टेशनरी होगी मतलब XYZ से कोऑर्डिनेट जाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में है सपोज, ठीक है ना, वो रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको कंसीडर करनी है। समझ में आ रही बात मेरी? सो कंसीडर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज़ स्टेशनरी वाली मतलब इनर्शियल वाली, और अनदर, ठीक है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं
कि एक्स वाई जेड जो इनर्शियल फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स है और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो उस ओ पे ही उसका भी ओरिजिन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी ओरिजिन ओ पे ही है यदि, ठीक है ना, ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम और ये जेड प्राइम, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं बच्चे ऐसा कि अगर एक्स वाई जेड यानी कि इनर्शियल फ्रेम जो है उसका ओरिजिन भी ओ पे है और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है उसका भी ओरिजिन अगर ओ पे है, तो देन हाउ डज द इट मेक डिफरेंस? इट मेक्स डिफरेंस बेटा। आप यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम है एक्स वाई जेड, तो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन होती है कि या तो स्टेशनरी फ्रेम होती है या तो मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली फ्रेम होती है, ठीक है ना। तो अगर एक्स वाई जेड ये एक्सिस है तो इसको मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली एक्सिस बोलोगे तो ओरिजिन चेंज हो जाएगा ना बेटा। समझ में आ रही है बात मेरी? लेट अस टेक इन द समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका सपोज एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपकी बॉडी है और ये आपका फिक्स पॉइंट ओ है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर आर वाला पॉइंट है, ठीक है। ये गोला है आपका, ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, और ये जेड है, ठीक है। ये एक्सिस के अबाउट ओमेगा इससे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और आप दो एक्सिस कंसिडर करो बोला है मैंने यहाँ पे, ये एक्स वाई जेड, ये एक हो गई फ्रेम, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कौन सी फ्रेम है? इनर्शियल वाली फ्रेम है, ठीक है ना। और नॉन इनर्शियल वाली कौन सी होगी? जो इसी वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है ना, ठीक है ना, इसी से रोटेट करने वाली जो फ्रेम होगी, जो यहाँ से पास होगा, जिसका ओरिजिन यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ओरिजिन यहाँ पे होगा और इस तरीके से होगी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है ना। वेयर एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम आर रोटेटिंग विद दिस वेलोसिटी विथ विच द पॉइंट पी इज़ रोटेटिंग, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। तो होगा ये दोस्तों कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मेरी इनर्शियल फ्रेम अगर मूव कर गई, ठीक है ना, अगर मेरी जो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, यहाँ मैं सपोज ये इनर्शियल फ्रेम बनाता हूँ, तो मेरी इनर्शियल फ्रेम यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर गई बोलते हैं उन लोग, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बोलते हैं, वो तो मूव कर सकती ना बोलते हैं, पर नहीं कर सकती ना बेटा। क्यों? क्योंकि देखो आपने जो इनर्शियल फ्रेम ली है एक्स वाई जेड और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ली है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, बोथ मस्ट हैव द कॉमन ओरिजिन। क्यों कॉमन ओरिजिन होना चाहिए? तो पिछले क्लासेस में बताया है मैंने 15वां 16वां 17वां क्लास में कि कॉमन ओरिजिन क्यों होना चाहिए करके, ठीक है ना। पर अगर कोई कंसिडर करे कि इसको मूव कराना है मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन होती है कि आइदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है फ्रेम, या तो फिर जो है तुम्हारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो मूव करेगी, या तो फिर जो है तुम्हारी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तुम्हारी इनर्शियल फ्रेम, या तो फिर क्या होगी सिचुएशन, या तो स्टेशनरी होगी। लेकिन यहाँ पे जो एक्स वाई जेड इनर्शियल फ्रेम तुमने ली है वो अगर ओ से पास कर रहा है उसका ओरिजिन, तो व्हेन द बॉडी इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ, अब देखिए अब यहाँ पे ओ पे अगर इसका पॉइंट फिक्स कर दिया है, अब यहाँ पे क्या बोला है, लेट द पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड, ठीक है ना। तो मतलब वो पॉइंट ओ को फिक्स्ड मान रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, आप चाहते हो कि एक्स वाई प्राइम जेड प्राइम वाली फ्रेम और एक्स वाई जेड वाली फ्रेम दोनों का ओरिजिन कॉमन ओ होना चाहिए, ये आप चाहते हो, है कि नहीं। लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी चाहते हो कि जो इनर्शियल फ्रेम है आपकी एक्स वाई जेड वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ये भी आप चाहते हो। तो फिर ऐसी स्थिति में वो कॉमन ओरिजिन ओ मेंटेन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? तो कॉमन ओरिजिन ओ मेंटेन नहीं हो पाएगा, और अगर कॉमन ओरिजिन ओ मेंटेन करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स वाई जेड कांट बी मूविंग, इट हैज़ टू बी स्टेशनरी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी स्टेशनरी, ठीक है। समझ में आ गई होगी होपफुली बात, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन, लेट पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड, ठीक है ना, ओ पॉइंट फिक्स्ड है। देन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी विल बी रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस थ्रू ओ। मैंने अभी बताया ये ओ से जो पास हो रही है एक्सिस वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक्सिस भी अपना ओरिएंटेशन चेंज करती रहती है। मान लो ये एक्सिस खुद रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ऐसा मानो कि ये एक्सिस जो है ये एक्सिस ऐसी ऐसी घूम रही है, ठीक है, यहाँ जाती है फिर यहाँ जाती है, घड़ी के कांटे की तरह एक्सिस घूम रही है समझो आपकी, ठीक है ना।
तो एट एवरी इंस्टेंस द, ठीक है ना, मतलब इसी एक्सिस के अबाउट आपका बॉडी भी रोटेट कर रहा है और एक्सिस भी रोटेट कर रही है। ऐसी सिचुएशन है सपोज, ठीक है ना, एक्सिस रोटेट कर रही है, इसको इस तरीके से इमेजिन कर लो, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है, कैसे इमेजिन करना है, ठीक है। ये आपकी बॉडी है सपोज, ठीक है ना, और ये पॉइंट है, ठीक है, ओ, ठीक है, और ये पी है और ये ऐसा रोटेट कर रहा है और ये जेड एक्सिस या ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है ना। अभी मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्यों बोला इसको, अब इस मान लो ये एक्सिस खुद रोटेट कर रही है, ठीक है ना, तो ये एक्सिस रोटेट कर रही है, इसका मतलब क्या, ये तो सुना था मैंने कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, ये तो सुना था, लेकिन एक्सिस खुद रोटेट कर रही है, इसका मतलब क्या। मान लो कुछ सेकंड बाद एक्सिस यहाँ आ जाती है, ठीक है ना, एक्सिस यहाँ आ गई तो अब ऐसा रोटेट करेगी बॉडी, ठीक है ना। फिर मतलब एक्सिस भी रोटेट कर रही है, घड़ी के कांटे की तरह समझो, ठीक है ना। तो ये एक्सिस यहाँ चली गई तो बॉडी ऐसी रोटेट करेगी, फिर एक्सिस यहाँ आ गई, बॉडी ऐसी, एक्सिस यहाँ आ गई, बॉडी ऐसी, फिर एक्सिस यहाँ आ गई ऐसी, वैसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अलग अलग ओरिएंटेशन पे रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है ना बात मेरा। दिस इज द थिंग। सो with angular velocity omega about the instantaneous axis through O, P is a particle having position vector r, ठीक है ना, with respect to O. Consider a reference frame fixed in space. फिक्सड इन स्पेस वाली रेफरेंस फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, वो स्टेशनरी है। क्यों स्टेशनरी है बता दिया, क्योंकि मूविंग कंसिडर कर लोगे तो कॉमन ओरिजिन ओ नहीं आएगा। समझ में आ रही बात मेरी। और वो पॉइंट ओ को फिक्सड इन स्पेस बोला है उसने, तो अगर मूव करा दोगे इनर्शियल फ्रेम को तो पॉइंट ओ भी मूव कर जाएगा, क्योंकि ओरिजिन उसके रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में ओ है। और अगर उसी को इनर्शियल फ्रेम को अगर तुमने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दिया तो ओरिजिन मूव हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ वायलेट हो जाएगी, ठीक है ना। रिजिड बॉडी पॉइंट इज फिक्स्ड वाली, ठीक है ना, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग स्टेशनरी फ्रेम, ठीक है ना, ये कंडीशन वायलेट ना हो इसलिए, ठीक है। सो ऑल्सो कंसिडर अनदर फ्रेम रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हैविंग ओरिजिन एट ओ, ठीक है ना। नाउ ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे एक फ्रेम कंसिडर करूँगा मैं, ये फ्रेम के सारी एक्सिस भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ठीक है। द फर्स्ट वन इज नोन एज स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड लेटर इज नोन एज बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, जो बॉडी के साथ रोटेट कर रहे हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, दोज विल बी बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एंड स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड, जो किसी के भी फ्रेम में दे आर इनर्शियल बेसिकली। स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या, इनर्शियल फ्रेम है वो, ठीक है ना। इट डज नॉट हैव एनी एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो एंड इट डज नॉट हैव, और अभी हमने प्रूव किया कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, अभी प्रूव किया एक्स वाई जेड का, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। सो वी नो, ये पिछले क्लासेस में डिराइव किया है, ठीक है ना, 15वें 16वें 17वें लेक्चर में ये चीज़ डिराइव की है कि डी बाई डी टी ऑपरेटर, मतलब ये देखो, ये ऑपरेटर इक्वेशन जो है ये पिछले क्लासेस में डिराइव की है, ठीक है ना। ये ऑपरेटर इक्वेशन डी बाई डी टी ब्लैंक ऑफ स्पेस इक्वल टू डी बाई डी टी, ये बस यहाँ पे फ़र्क इतना था कि स्पेस और बॉडी नहीं लिखा था, उसकी जगह पे डी बाई डी टी लिखा था और डी प्राइम बाई डी टी लिखा था, ठीक है ना, इतना ही फ़र्क था, ठीक है। तो ये चीज़ डिराइव की है पिछले क्लासेस में, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखा है तो 15 और 16 लेक्चर वो उसमें दिया गया है ये इसका प्रूफ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ एग्जामिनेशन में इसको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। सो बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट और स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में जो क्वांटिटीज़ होंगी उनके बीच का रिलेशन इस ऑपरेटर इक्वेशन से दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस ऑपरेटर इक्वेशन में अब ये स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब कौन से, एक्स वाई जेड, और ये बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब जो खुद रोटेट कर रही है बॉडी उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। बॉडी के साथ रोटेट करने वाली एक्सिस के कोऑर्डिनेट मतलब बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, और स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब जो इनर्शियल फ्रेम है तुम्हारी स्टेशनरी वाली और नॉन रोटेटिंग वाली, तो वो हो गई स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो वी कैन पुट एनी आर्बिट्ररी वेक्टर जी इन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। इन दिस इक्वेशन 1 वी कैन पुट एनी आर्बिट्ररी वेक्टर जी, ठीक है ना। तो मैंने पुट कर दिया एक आर्बिट्ररी वेक्टर जी इसमें। जैसे ही मैं इसमें आर्बिट्ररी वेक्टर जी पुट करता हूँ क्या मिलेगा मुझे, डी जी बाई डी टी मिलेगा। समझ में आ रही ना बात, यहाँ जी पुट करो, ठीक है ना, डी जी बाई डी टी स्पेस इक्वल टू डी जी बाई डी टी बॉडी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी आर्बिट्ररी वेक्टर डाल सकता हूँ ना भाई मैं, ठीक है ना।
क्योंकि ये खाली जगह वेक्टर के लिए है, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी वेक्टर जी डाला तो इक्वेशन 1 इस तरीके से बन गया, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है। अब यहाँ पे अब मान लो कि आर्बिट्रेरी वेक्टर जी के जगह पे मैं पोजीशन वेक्टर आर डालूंगा, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर आर डालते ही यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे आर आ जाएगा तो एक बात बताओ मुझे, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये क्या है बताइए मुझे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। मान लो ये आपकी बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ऐसी रोटेट कर रही है सपोज, ठीक है। और मैं एक XYZ एक्सिस बनाता हूँ, तो इसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने वाली मैं कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम लेता हूँ, तो उसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने वाली नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या इस बॉडी के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। बॉडी पे कोई पॉइंट P है सपोज, तो क्या उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे इसी रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो जवाब है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी, ठीक है ना। ये क्या है, dr/dt बॉडी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी, क्योंकि बॉडी की रोटेटिंग फ्रेम ली है ना तुमने। dr/dt किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, इसलिए, ठीक है ना। विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी, अगर मैं मान लो मेरा कोई टेबल है, ठीक है ना, मैं टेबल को रोटेट करता हूँ और ये पॉइंट मेरा नेल उसमें गड़ा हुआ है टेबल में, ठीक है ना। तो टेबल का रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेबल अगर मैं पूछता हूँ, तो टेबल पे ही बैठे हुए व्यक्ति के हिसाब से तो टेबल पे जो ये गड़ा हुआ खिला है ये तो स्टेशनरी है ना भाई, समझ में आ रही है ना बात। तो रोटेटिंग टेबल पे जिस तरीके से आप खिले को गाड़ते हो और वो गड़े हुए खिले को जब आप देखते हो, तो गड़े हुए कील को जब आप देखते हो तो आप ये क्लियरली बता सकते हो कि इट्स रोटेटिंग वेलोसिटी, मतलब इट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट रोटेटिंग नेल विथ द टेबल, रोटेटिंग टेबल के हिसाब से जो रोटेटिंग नेल है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या है, 0 है, क्योंकि खुद रोटेटिंग फ्रेम में उसको देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो dr/dt ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बट द पार्टिकल इज रोटेटिंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना, वही लिखा है यहाँ पे, with the same angular velocity. So in rotating frame that is in the body set of coordinates it is at rest, ठीक है ना। and so dr/dt of the body equal to 0 के बराबर, ठीक है। so dr/dt of body किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो dr/dt बॉडी किसके बराबर, यहाँ पुट कर दोगे 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ 0 पुट किया, ठीक है। तो किसके बराबर मिल रहा है तुम्हें, dr/dt स्पेस इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर के बराबर मिल रहा है, ठीक है ना। dr/dt ऑफ स्पेस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। नाउ dr/dt स्पेस किसके बराबर है भाई, dr/dt विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है ना। dr/dt विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस किसके बराबर है, ये क्लियरली वेलोसिटी v के, लीनियर वेलोसिटी v के बराबर है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो लीनियर वेलोसिटी v हो गई, ठीक है ना, इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर मिला तुम्हें, ठीक है। इसी का ये तो हो गया जनरल रोटेटिंग मोशन, ठीक है ना। पर अगर आप इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करोगे तो v इक्वल टू ओमेगा आर में कन्वर्ट हो जाता है सर्कल के केस में। सर्कल के केस में आपके वेक्टर साइन रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू ओमेगा आर जो बचपन से सीखते आए हो वो एक्चुअली स्पेशल केस है, सर्कुलर मोशन इज़ ए स्पेशल केस ऑफ रोटेटिंग मोशन, ठीक है ना। क्योंकि रोटेशनल मोशन तो एलिप्टिकल पाथ में भी हो सकता है, ठीक है ना। एलिप्टिकल पाथ में हो सकता है रोटेटिंग मोशन, अलग हेलिकल रूप में हो सकता है रोटेटिंग मोशन। तो जो अलग प्रकार के रोटेटिंग मोशन है ये v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर जो फार्मूला है दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मोशन। पर v इक्वल टू ओमेगा आर जो है जो विदाउट वेक्टर साइन लिखा जाता है दैट इज़ वैलिड इन ओनली केस ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ में आ रही है ना बात। सो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। सो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। नाउ लेट अस टेक g इक्वल टू एल एंगल। अब ये 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था कि लेट टेक ये g इक्वल टू एल पकड़ लो, ठीक है ना। ये जो g पकड़ा है तुमने यहाँ, ये जो g पकड़ा है इसके जगह पे l पकड़ लो, मतलब यहाँ l डाल दो, ठीक है ना। तो वहाँ l डाल दोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है ना। ये 2009 में पूछा था। तो करना कुछ नहीं था, जो लेक्चर नंबर 17 में प्रूफ किया था उस प्रूफ को यहाँ तक प्रूव कर लेना था, ठीक है ना। और फिर एल डाल देना था। यहाँ तक का जो प्रूफ है ये लेक्चर 17 में दिया है कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का प्रूफ लेक्चर 17 से देख के
फिर उसकी जगह पे एल डाल देना, उसकी जगह पे एल डाल दोगे तो ये आ जाएगा, दिस विल बी 2009 का PYQ, ठीक है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। सो आई विल एंड द क्लास हियर, टू सी यू टुमारो। और कल हम चालू करेंगे एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम से हम स्टार्ट करने वाले अपनी गाड़ी को, ठीक है। सो बने रहिएगा मेरे साथ। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।